स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के मॉडल सेट फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे आज के इस क्लास में हम लोग। और मॉडल फर्स्ट का 2 सेक्शन आ चुका है, आपका हिंदी और इंग्लिश, ये 2 सेक्शन के ऊपर क्लासेस आ चुके हैं। आज हम लोग बढ़ेंगे तीसरे सेक्शन में, और तीसरे सेक्शन की ओर बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले क्लासेस में देखा है, ये आपका टोटल 120 प्रश्नों का मॉडल सेट तैयार किया गया है, जिसमें अभी तक हमने 2 सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आइए बढ़ेंगे आज हम तीसरे सेक्शन की ओर। और तीसरा सेक्शन हमारा शुरू होता है साइंस का। सेक्शन 3 साइंस का है, और साइंस से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, वो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट को छांट करके इस सेट के अंदर रखा गया है। तो आइए शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। निम्न में से किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ये आपके दर्पण वाले चैप्टर से सवाल है, वहाँ से आप लोगों को कई सवाल बनते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर के मैंने तैयार किया है। आप यहाँ पे बताइएगा कि किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किस गोलीय दर्पण से मिलता है, तो वो है अवतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और इस दर्पण से काल्पनिक के साथ साथ वस्तु के समान आकार का, ठीक है, वस्तु के समान आकार का, और जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। समतल दर्पण में ये होता है। इसके बाद दूसरा है अवतल दर्पण, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा ही वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। और साथ ही अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी भी है जब अवतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वह स्थिति कब होती है? जब वस्तु को मुख्य फोकस के अंदर रखा जाता है। मान लीजिए कि मुख्य फोकस आपका यहाँ पे है, और वस्तु को फोकस के अंदर जब रखा जाएगा तब इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है ना। ऐसा आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा ही होगा। तो उसी को मैं रिवाइज करते चलता हूं, और एक ही टॉपिक में कई सवाल छुपे हुए रह सकते हैं, इसलिए मैं सारे टॉपिक को डिस्कस करता हुआ चलता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। और अगर इनसे संबंधित कोई अन्य सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब भी आप दे सकते हैं। अब जैसे इसी में पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग या फिर साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में आपका उत्तल दर्पण इस्तेमाल में आता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और यह जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, यह वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा होता है, और इसीलिए इस दर्पण का, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल जो है वो मोटर वाहनों में साइड मिरर के रूप में होता है, ताकि पीछे आने वाले वाहन आसानी से देख सकें। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग आपसे पूछ सकता है। तो अवतल दर्पण के उपयोग हैं, मुख्य रूप से इसका उपयोग सोलर कुकर में भी होता है। ठीक है, सोलर कुकर में, जहाँ पे कुकर के अंदर जो है बर्तन रखा हुआ रहता है, और बर्तन के ऊपर अवतल दर्पण रखा जाता है, और जब सूरज की आपतित किरणें उस पर पड़ती हैं तो उसको फोकस करके वो बर्तन में डालता है, और सूरज की गर्मी से उसमें खाना पकता है। तो ये सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। साथ ही सैलून में, जो बड़े बड़े सैलून होते हैं, वहाँ भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब फोकस के अंदर किसी व्यक्ति का चेहरा आता है तो चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब उसके अंदर बनता है, और जिस वजह से बालों की कटाई छटाई अच्छे ढंग से की जाती है। ठीक है, इसके अलावा अवतल दर्पण का और भी उपयोग है, जैसे दंत चिकित्सक जो हैं, या फिर नाक के जो डॉक्टर होते हैं, कान के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, ENT डॉक्टर्स उनको कहते हैं, ईयर नोज एंड थ्रोट। तो इनके जो डॉक्टर होते हैं वो अपने पास अवतल दर्पण रखते हैं, ताकि वो उसको अंदर जो है वो क्या गड़बड़ी है नहीं है उसको देख सकें। ठीक है, दांत के डॉक्टर यानी कि डेंटिस्ट के पास भी अवतल दर्पण होता है। तो ये सारा अवतल दर्पण का उपयोग है। ठीक है, तो दर्पण के उपयोग भी आप याद रखिएगा, दर्पण के प्रकार याद रखिएगा, उनके द्वारा जो प्रतिबिंब की प्रकृति है उनको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
एक चश्मे के लेंस की शक्ति +2.5 डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति क्या है ये बताना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा D इक्वल टू 1/f, है ना। यहाँ पे वास्तव में D नहीं होता है, P इक्वल टू होता है, ठीक है। पावर, और पावर को हम डायोप्टर से सूचित करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट D लिख दिया है। वैसे फॉर्मूला क्या है, P बराबर 1/f, है ना। जो लेंस की क्षमता होती है वह उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, और फोकस दूरी वहाँ पे क्या होता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो मीटर में ही मापा जाता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1/f, यहाँ पे f जो है वह 100 सेंटीमीटर इसको रखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है डायोप्टर यानी कि लेंस की जो क्षमता है, जो पावर है, P की वैल्यू दी हुई है, P की वैल्यू को D ही कहते हैं, और इसकी वैल्यू दी हुई है +2.5। तो अब इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जब भी प्लस रहेगा, ठीक है, D की जब वैल्यू प्लस होगी तो वह जो लेंस है वो उत्तल लेंस होगा, ठीक है। तो एक तो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये उत्तल लेंस होगा, अगर माइनस होगा तो वो अवतल लेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको कन्वर्ट करना है, फोकस दूरी बतानी है, तो फोकस दूरी बताने के लिए हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, D बराबर 1/f, ठीक ना। तो यहाँ पे D की वैल्यू है 2.5 इक्वल टू 1/f। अब इस f को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 1/2.5, और जब हम इसको दशमलव को हटा देंगे तो ये दशमलव ऊपर चला आएगा, 10 और बटे 25। अब यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक है। और ये 2/5 जो आएगा इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 20 पचे 100 और 20 दूनी 40। तो इस प्रकार से 40 सेंटीमीटर इस लेंस की फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस है ना, इसमें अवतल लेंस नहीं होगा बल्कि उत्तल लेंस होगा, क्योंकि चिन्ह के अनुसार से चलेंगे। जब प्लस में चिन्ह रहेगा तो वो उत्तल लेंस होगा, ठीक है। और वो किस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दी जाएगी, ऐसा चश्मा जो है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दी जाएगी, जिन्हें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु देखने में समस्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रिज्म आपको वर्ण विक्षेपण याद रखना है, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण में 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है। और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए विबग्योर याद रखिएगा, VIBGYO और एक R, ठीक है। तो विबग्योर याद रखना है, और सबसे ऊपर जो है वो R होगा यानी कि रेड, लाल होगा, और जो सबसे नीचे है वायलेट है, ठीक है, बैगनी, है ना, बैगनी सबसे नीचे। अब इस स्पेक्ट्रम को याद रखिएगा तो आपके कई सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलन हो रहा है रेड का, ठीक है। तो सबसे कम विचलन लाल रंग का हो रहा है। अगर सवाल पूछे कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो बैगनी का होता है। V फॉर वायलेट याद रखिएगा, बैगनी सबसे नीचे चला जाता है, ठीक है। इसमें तरंग दैर्घ्य भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। इसमें यह भी पूछ सकता है कि खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, ठीक ना। तो इस तरह के कई सवाल बनते हैं, आपको सारा टॉपिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है। तो जब भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आप देखते होंगे कि तार गर्म हो जाता है, ठीक है। कोई भी विद्युतीय उपकरण है वो गर्म होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और प्रतिरोध के कारण जो है
विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है प्रतिरोध के कारण, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? अब फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, वाम हस्त का मतलब बायां हाथ, दक्षिण हस्त मतलब दायां हाथ। तो फ्लेमिंग ने दोनों तरह के नियम दिए। एक बाएं हाथ से उसने इंडिकेट करके बताया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जब उसने बताया तो अंगूठा जो ऊपर की ओर संकेत करता है, ये किसको संकेत करता है? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं अंगूठा का और तर्जनी उंगली का और ये मध्यमा उंगली का, है ना, मध्यमा उंगली का, और बाकी दो उंगली जो है वो छुपी हुई रहेगी। अब इस प्रकार से अगर हम डायग्राम याद रखें तो ये जो आपका अंगूठा है ये बल को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? तो बल को इंगित करता है। और तर्जनी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र का, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का संकेत करता है, और मध्यमा जो है वह विद्युत धारा का, है ना, विद्युत धारा का। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ अंगूठा किसकी दिशा संकेत करता है पूछा गया। हो सकता है पूछ दे आपसे तर्जनी उंगली किसका संकेत करता है, या हो सकता है पूछ दे कि मध्यमा किसका संकेत करता है। तो ऐसा नहीं कि केवल अंगूठा को याद करके जाना है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? पवन चक्की की बात की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा पवन चक्की को। पवन चक्की इस प्रकार से डैने लगे हुए रहते हैं पवन चक्की में, और यह पवन चक्की घूमता है तो इसके अंदर जो टरबाइन लगा होता है वह भी घूमता है, और उसके घूमने से विद्युत उत्पन्न होती है जिसे स्टोर करके फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बड़े बड़े पवन चक्की गुजरात में लगाए गए, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में लगाए हुए हैं, है ना। तो यह सवाल ये है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो चाल है, यानी कि हवा की जो चाल है, वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए ताकि उसमें विद्युत उत्पन्न होगी। पवन चक्की का जो पंखी लगा हुआ है, जिसमें जो बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, वो घूमेगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो 15 होगा तभी वहाँ पे विद्युत उत्पन्न होगा, जनरेटर तभी काम करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर भी करा कीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैंने जितने भी क्लासेस लाए हैं वो टोटल टू द पॉइंट हैं, और एक भी प्रश्न आपको बेकार का नहीं मिलेगा। यहाँ पे सवाल है कि जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है, ठीक है। तो न्यूटन के गति नियम से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको तीनों गति नियम याद रखने हैं, ठीक है। न्यूटन के 3 गति नियम, प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम। तो प्रथम गति नियम में मुख्य रूप से याद रखना है कि ये जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसको, कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहती है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में रहती है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे, ठीक है। और द्वितीय गति नियम से बल का जो परिमाण है वो प्राप्त होता है F = m/a, ठीक है। यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसको भी याद रखना है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का परिमाण प्राप्त होता है। और तृतीय गति नियम, जिसको कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो तृतीय गति नियम भी है। तो यहाँ पे सवाल है कि जल में तैरना, एक उदाहरण पूछा गया है, यह न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है? तो यह तृतीय गति नियम का उदाहरण है, क्योंकि जब जल में तैरने वाला जो व्यक्ति है वह जल को धक्का देता है और जल बदले में उसे धक्का देता है, तब वह आगे बढ़ता है, ठीक है। जल को वो पीछे ढकेलता है और जल उसे आगे धकेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करता है,
ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। मान लीजिए कि अगर हम कोई गेंद ऊपर की दिशा में फेंकते हैं तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या फिर अनंत होगा? तो जब हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमारा जो जी की वैल्यू है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, वह हमेशा माइनस में चला जाएगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को पृथ्वी पर ऊपर की ओर उछालते हैं तो उस वस्तु की ऊंचाई बढ़ती है, और जब वस्तु की ऊंचाई बढ़ेगी तो वृत्त के केंद्र से जो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, दूरी बढ़ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा, और उस स्थिति में यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऐसा आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि किसी वस्तु को अगर जलाया जाता है या गर्म किया जाता है तो वो बिना द्रव अवस्था में आए, अर्थात बिना पिघले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो यह परिवर्तन कहलाता क्या है? ऑप्शंस हैं वाष्पन, उबलना, संघनन, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कपूर को, ठीक है, कपूर को जब जलाया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, पिघलता नहीं है। ठीक है, और अगर इसके गैस को इकट्ठा करके ठंडा किया जाए तो वापस से कपूर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को ही ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कक्षों के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं, नाभिक से दूर जाने पर घट जाते हैं, नाभिक से दूर जाने पर समान ही रहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब कक्षों के ऊर्जा स्तर की बात आती है तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाता है तो ऊर्जा का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं अवक्षेपण, उदासीनीकरण, अपघटन, विस्थापन। तो सवाल को अच्छे से समझिए कि आपको आंसर मिल जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, ये क्या है? यह क्षार है, यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और इसके साथ अभिक्रिया कराई जा रही है किसकी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, HCl की। ठीक है, HCl की, और HCl क्या है? ये है अम्ल आपका। ठीक है, ये क्या है? अम्ल है। और जब क्षार और अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? लवण और जल बनता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, लवण है आपका, नमक है, और जल बन रहा है। ठीक है, H2O बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी एक क्षार और एक अम्ल, इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो एक लवण और जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी में क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो विटामिन सी बहुत ही प्रचलित हुआ पिछले कोविड के दौरान। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी वाले जो टैबलेट्स होते हैं उनके ऊपर आप देखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम ही है विटामिन सी का। तो चलिए, अच्छा, इसमें सवाल देखिए, इसमें भी सवाल बनते हैं, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। खट्टे फल जैसे कि आपका अमरूद हो गया, और सभी खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जितने भी खट्टे फल है सभी में सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। जैसे कि इमली है तो इमली में सिट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो उसी प्रकार से फॉर्मिक एसिड किन किन में पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और यही एसिड जब शरीर में चली जाती है तो उसमें जलन शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन एक आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक किस यौगिक को कहते हैं जो जल में घुलने के बाद आयन का निर्माण करते हैं?
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, KCl। ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के अंदर किस भाग में होता है? गोल्गी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रोसोम? तो याद रखिएगा कि प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो राइबोसोम में होता है। ठीक है, राइबोसोम, इसी के अंदर जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब प्रोटीन का पाचन राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? ठीक है, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के तापमान पर यानी कि साधारण सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? CH4, ये मीथेन गैस है, ये तो गैस हो गई तो बिल्कुल नहीं। C3H8, C8H18 और C20H42, तो इसी को C20H42 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। यही वह हाइड्रोकार्बन है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, प्रत्येक के सेक्शन में मैं 1-2 सवाल आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, कमेंट करके जवाब देना होता है। तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है। C20H42 इसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? तो दांतों से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अब दांत के अलग अलग प्रकार होते हैं, रदनक, कतरनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, पश्चवर्णक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक कृंतक भी है ना। तो यहाँ पे देखिए, डेंटाइन, इनामेल, मज्जागुहा, अस्थि, इनमें से कौन सही ऑप्शन है? तो सही ऑप्शन आपका है दूसरा, इनामेल। दांत बना होता है डेंटाइन से। ठीक है, दांत बना होता है डेंटाइन से, और डेंटाइन के ऊपर की जो परत होती है वह इनामेल कहलाती है, और सबसे कठोर परत भी यही मानी जाती है, इनामेल ही मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है? यानी कि रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला, ट्रांसपोर्टेशन करने वाला कौन सा है? हिपेरिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन या फिर हीमोग्लोबिन? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को सब जगह रक्त में ले जाती है, और इसी के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई आप लोगों ने क्लास 10 में जब साइंस पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपने इसका चित्र बनाया होगा प्रैक्टिकल में। नेफ्रॉन याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को क्या कहते हैं? बाह्य उद्दीपन, बाहरी कुछ ऐसा घटित होता है घटना जिसकी वजह से पौधों में गति उत्पन्न हो जाए, तो उस गति को क्या कहते हैं? उपापचयी गति, अनुवर्तनीय गति, रासायनिक गति, समन्वय गति? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अनुवर्तनीय गति। और अनुवर्तनीय गति किस पौधे में पाई जाती है? ठीक है, अनुवर्तनीय गति किस पौधे में पाई जाती है? इसका आंसर मैंने बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का भी आंसर बताना है कि अनुवर्तनीय गति किस पौधे में पाई जाती है। ठीक है, कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें अनुवर्तनीय गति पाई जाती है? तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए गए हैं, एक C20H42 और दूसरा है अनुवर्तनीय गति। ठीक, चलिए, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के भाग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, बार बार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो पुष्प के अलग अलग भाग होते हैं, इनमें से मुख्य मादा भाग और नर भाग। तो यहाँ पे जायांग जो ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन ही सही है, ये मादा भाग है। पुमंग और पुंकेसर ये दोनों नर भाग हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? नर भाग हैं। चलिए, ये तो हो गया कंप्लीट, जायांग याद रखिएगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। अब इसमें एक सवाल मैंने यहाँ लिया है, सवाल तो इससे बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों से होने वाली बीमारी को भी याद रखिएगा। उसकी जो सूची है उसकी सूची आप बना लें और उसको कहीं कमरे में चिपका दें और बार बार उसको देखते रहें ताकि वो सारी चीज़ें याद रहें, ठीक है। और मुख्य रूप से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये जो मुख्य रूप से 6 प्रकार के विटामिन हैं, इनकी कमी से होने वाली बीमारी को निश्चित रूप से याद रखिए। और साथ ही इसके अलावा आयरन की कमी से एनीमिया होता है। यहाँ पे सही आंसर है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। इसके अलावा कुछ कुपोषित बीमारी भी हैं, ठीक है, जैसे एरास्मस। तो एरास्मस जो है कुपोषण से होने वाली बीमारी है। तो कुपोषण जनित बीमारी के नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ पेड़ पौधों में होने वाली बीमारियां हैं, उसको भी याद रखिएगा, जैसे एंथ्रेक्स है। कुछ जीव जंतुओं में होने वाली बीमारियां हैं, जैसे मुंह पक्का रोग है, खुर एवं मुंह पक्का रोग जिसको कहते हैं वो है। तो वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों को साइंस के बुक में मिल जाएगी, या फिर लुसेंट का जो बुक होता है उसमें आप लोगों को इसका लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और कुछ जो रोगवाहक होते हैं, जैसे कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया वाला तो सवाल इतना ज़्यादा फेमस है कि सभी को पता है, ठीक है। उसी प्रकार से एनीमिया वाला सवाल भी ऐसा ही है, लगभग सभी को पता है। सवाल देने का मकसद यहाँ ये है कि आपको इस टॉपिक को याद रखना है, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि हूबहू यही सवाल आ जाए, लेकिन अधिकतर बार ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, चूँकि ये बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड है। और अक्सर जो हमारे देश में, खास करके हमारे बिहार में किशोरियाँ होती हैं वो एनीमिया से जूझती हैं, इसीलिए इस सवाल को बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बच्चों से बार बार पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए ये फैक्टर सारा ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, आयरन की कमी से एनीमिया होती है। एनीमिया में होता क्या है, इसको हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं, ठीक है। रक्त अल्पता कहते हैं मतलब खून की कमी, साधारण भाषा में बोले तो खून की कमी हो जाती है इस बीमारी में। तो इसके लिए आयरन फोलिक एसिड दवाइयाँ दी जाती हैं, हमारे स्कूलों में दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। तो ये 2 रंग की इसकी गोलियां होती हैं, एक गुलाबी एक नीली गोली होती है। तो उसका भी रूल रेगुलेशन है कि क्लास 5 तक के बच्चों को कौन सी गोली देनी है, फिर 5 से ऊपर तक के बच्चों को कौन सी गोली देनी है, सारा रूल रेगुलेशन होता है इसका। वो सारे सरकारी स्कूलों में दिए जाते हैं, साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी दिए जाते हैं, आपको सरकारी हॉस्पिटल्स में भी दिए जाते हैं। तो एनीमिया अभी प्रमुख समस्या बनी हुई है, इसको लेकर के सवाल बार बार पूछा जाता है साइंस वगैरह में, ठीक है। इसीलिए इस सवाल को मैंने यहाँ पे रखा है, और उद्देश्य है कि इससे संबंधित अन्य जो सवाल बनते हैं आप लोग को उनको भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइंस का सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब जो है इसके बाद हमारा कौन सा सेक्शन आएगा, इसके बाद आएगा सामाजिक विज्ञान। तो सवाल तैयार हैं, आप लोगों को इंतज़ार करना है हमारे नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।